हेलो नमस्कार साथियों। रॉयल परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और वेलकम दोस्तों। जैसा कि आपको पता है एमपी पेट की अपनी इंपॉर्टेंट क्लास चल रही थी। सेम उसी कड़ी में अपन आगे बढ़ते हैं। मोस्टली पीवाईक्यू शामिल किए गए जो आपके एग्जाम में बार बार रिवाइज होते हैं। तो आइएगा दोस्तों, माँ शारदा के आशीर्वाद के साथ आज की क्लास को अपन कंटिन्यू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से कौन सा बागवानी वर्ष है? यूएनओ हर किसी वर्ष को डिक्लेयर करते हैं किसी न किसी सेक्टर में, जिस वर्ष में उस पर्टिकुलर पर बहुत ज्यादा विशेष ध्यान दिया जाता है उसको आगे बढ़ाने में। जैसे अपन बात करें 2026 जो अभी अपने चल रहा है 2026, वो किस पे चल रहा है बोलो? तो वो अपने पास किस पे दोस्तों? तो वो बात हो रही है अपने सामने वुमन फार्मर। ठीक है, वुमन फार्मर, इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमन फार्मर। ठीक है, जस्ट इससे पीछे वाला बात करें 2025, तो वो किसके लिए था अपने पास में? कोऑपरेटिव्स। और 2024 अपने पास किसके? कैमेलिडी, या उसको बोल दो ऊंट। क्या बोलते हो दोस्तों? ऊंट। उससे भी पहले बात करें 2023, तो वो था अपने पास मिलेट्स। क्या दोस्तों? मिलेट्स। तो 2026 से वुमन फार्मर। उसी प्रकार से ऐसा कौन सा था जो हॉर्टिकल्चर ईयर था? कौन सा था दोस्तों? हॉर्टिकल्चर। तो वो था आपके पास में सन 2012। सन 2012। 2015 15 किसके लिए था? इंटरनेशनल ईयर ऑफ सोयल। इंटरनेशनल ईयर ऑफ सोयल। ठीक है, और 2026 किसके? वुमन फार्मर। कौन दोस्तों? वुमन फार्मर के लिए था। ठीक, आगे बढ़े अपन यहाँ से। नेक्स्ट, मानसून। मानसून शब्द कौन सी भाषा से लिया गया है? केवल आपको इतनी बात ध्यान नहीं रखनी है कि जो अपने पास मानसून है वो कौन सी लैंग्वेज का दोस्तों? तो वो है आपके पास में कौन सी? अरबी लैंग्वेज का। कौन से दोस्तों? अरबी लैंग्वेज का। आपको साथ में ये भी ध्यान रखना है, जो आपके पास मानसून कितने प्रकार का दोस्तों? दो प्रकार का। कितने प्रकार का? दो। अरबी भाषा का शब्द कौन सा था? मौसिम। कौन सा था दोस्तों? मौसिम शब्द से ये लिया गया है। ठीक है, मानसून कितने प्रकार का हो गया अपने सामने? दो प्रकार का। सबसे फर्स्ट, सबसे फर्स्ट मानसून जिससे अपने लगभग कब आता है? जून में। कब आता दोस्तों? जून। जून से लेकर कब तक आता दोस्तों? सितंबर। कौन आता बोलो? सितंबर। और ये उसके बाद में आता, कहाँ आता? उसके बाद में अक्टूबर। अक्टूबर के बाद में नवंबर, दिसंबर, जनवरी, कभी भी इसमें सर्दियों में बारिश होती है वो उसकी वजह से आता उत्तरी पूर्वी। क्या दोस्तों? उत्तरी पूर्वी। और इधर आ गया अपने पास दक्षिणी पश्चिमी। कौन दोस्तों? दक्षिणी पश्चिमी। ठीक, आपसे पूछा जाता है भारत में सर्वाधिक बारिश किससे होती है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून। किससे दोस्तों? दक्षिणी पश्चिमी मानसून। ठीक है, दूसरी बात आपको इसमें ध्यान रखना है विशेष तौर पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अपने सबके लिए। जो मानसून है भारत में बारिश कौन करता है? तो वो तो करता है दक्षिणी पश्चिमी सर्वाधिक, लेकिन लगभग इसमें 15 से 20% कौन करता है दोस्तों? उत्तरी पूर्वी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात देखें इसमें, मावट। क्या दोस्तों? मावट। मावट के लिए यही वाला मानसून आपके जिम्मेदार होता है। किसके लिए दोस्तों? मावट के लिए। ठीक, उसके अलावा इसमें आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि जो अपने पास मानसून है, क्या दोस्तों? मानसून है, जो मावट आती है वो आती है उत्तरी पूर्वी। अब उत्तरी पूर्वी में भी एक बात आपको विशेष देखनी पड़ेगी कि किसके कारण? पश्चिमी विक्षोभ। क्या दोस्तों? पश्चिमी विक्षोभ के कारण इसमें मावट आती है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़े अपन। तो ये तो बात अपने पास हो ही गई। मानसून किस कौन सी भाषा का शब्द है दोस्तों? अरबी भाषा का शब्द है, जो मौसिम से बना है। किससे बना है? मौसिम से। यस। ग्रीक भाषा के शब्द पहले भी अपन ने बात की थी, जिसके पीछे क्या लग जाए? नोमी, या फिर क्या लग जाए दोस्तों? लोजी। नोमी या लोजी, वो किसके होते हैं दोस्तों? वो किसके होते हैं अपने पास? नोमी या लोजी वाले ग्रीक के। जो अपन बात करें लेटिन की, किसके दोस्तों? लेटिन की। लेटिन के पीछे क्या लगेगा इसमें? कल्चर। क्या लगेगा दोस्तों? कल्चर लगेगा। ठीक है, उसके बाद में अरबी। अरबी का अपने पास हो गया कौन? एक तो हो गया रबी, दूसरा कौन दोस्तों? खरीफ, और कौन इसमें? जायद। रबी, खरीफ और जायद। कौन दोस्तों? रबी, खरीफ और जायद। फ्रेंच। फ्रेंच पे अपन ने बात की ट्रक गार्डनिंग। क्या दोस्तों? ट्रक गार्डनिंग। ट्रक गार्डनिंग जो शब्द है वो किसमें? ट्रकर से लिया गया है, और वो कौन सा दोस्तों? फ्रेंच वर्ड है। कौन सा वर्ड है? फ्रेंच वर्ड है। चलो आगे बढ़ो इसमें। नेक्स्ट, एग्रीकल्चर शब्द भाषा से लिया गया है। एग्रीकल्चर कौन सी लैंग्वेज का है? आपने तुरंत बात की थी। एग्रीकल्चर में पीछे क्या लग रहा है दोस्तों? कल्चर लग रहा है। क्या लग रहा है इसमें? कल्चर। कल्चर। जिसमें भी कल्चर आए वो हमेशा वर्ड किसके होते हैं? तो वो वर्ड किसके होते हैं दोस्तों आपके सामने? तो वो होते हैं आपके सामने कौन सी लैंग्वेज? लेटिन लैंग्वेज के। ठीक है, और क्या पहचान होती है लेटिन लैंग्वेज की?
जिस सब के पीछे क्या लगे, IL, क्या लगे दोस्तों, IL, वो भी किसके होते हैं, लेटिन के, ठीक है। या फिर आपकी क्या लग जाए इसमें, नोमी, जैसे एग्रोनॉमी, ठीक है। या फिर क्या लगे उसमें, लॉजी, क्या दोस्तों, लॉजी, और जिसको अपन बोलते हैं बायोलॉजी, क्या बोलते हैं, बायोलॉजी। तो लॉजी वाले और नॉमी वाले कौन से दोस्तों, लॉबी, लॉजी वाले और नॉमी वाले, ये सभी वर्ड होते हैं अपने पास किसके हो गए दोस्तों, ग्रीक लैंग्वेज के हो गए, ठीक है, ग्रीक लैंग्वेज। या फिर यूं भी बोल सकते हो LI वाले, कौन से वाले दोस्तों, LI वाले, कौन से वर्ड हुए, ग्रीक वर्ड हुए, ठीक है। फिर आपके सामने पोमोलॉजी, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है पोमोलॉजी, किस भाषा का शब्द है बोलो, लेटिन का, ग्रीक का, दोनों का, या फिर इसमें फ्रेंच का। पीछे क्या रहा है इसमें, लॉजी, तो आपको लग रहा होगा किसका होगा दोस्तों, ग्रीक का, पर ऐसा नहीं है। जो पोमोलॉजी है ये दोनों लैंग्वेज का है, ये रहा इसमें पोमोलॉजी। कौन सा वर्ड है दोस्तों, दो कौन कौन से वर्ड से मिलकर बनाए, एक होता है इसमें पोमम, और एक होता है इसमें लोगस, कौन दोस्तों, लोगस। जो पोमम है, कौन है दोस्तों, पोमम, उसका, वो कौन से लैंग्वेज का है, तो वो तो लैंग्वेज अपने पास लेटिन, किसका दोस्तों, लेटिन। और जो आपके सामने लोगस है वो किसका वर्ड है दोस्तों, ग्रीक का, किसका है, ग्रीक का, ठीक है। तो ये कौन से लैंग्वेज का हुआ दोस्तों, लेटिन प्लस ग्रीक, कौन सी का हुआ, लेटिन प्लस ग्रीक, दोनों लैंग्वेज के ये वर्ड है, लेटिन प्लस ग्रीक लैंग्वेज, लेटिन प्लस ग्रीक लैंग्वेज, दोनों के ये वर्ड होते हैं, ठीक है। यस, आगे बढ़े अपन। तो इसमें अपना आंसर कौन सा जाएगा, सी, कौन सा दोस्तों, सी, दोनों का वर्ड है ये। नेक्स्ट आ गया, केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, करनाल हरियाणा, कटक उड़ीसा, महाराष्ट्र, या फिर जोधपुर। जब बात करें अपने जोधपुर की, जोधपुर में बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, उसका नाम है आपके सामने काजरी, क्या नाम है दोस्तों, काजरी, CAZRI, कौन दोस्तों, काजरी। उसके अलावा एक और आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आफरी, कौन दोस्तों, आफरी, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। और कौन सा इसमें दोस्तों, तो उसका नाम बोल दो अटारी, क्या बोलो, अटारी, 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 ये भी कहाँ अपने जोधपुर में भी है, ठीक। अटारी के अंदर खूब सारे केवी के आते हैं इसमें, राजस्थान के भी, और कुछ केवी के इसमें हरियाणा के भी आते हैं। इसका काम होता है अटारी का, केवी के को मॉनिटरिंग करना, उसको कोऑर्डिनेट करना, ठीक है ना। यस, अब तुम देखो इसमें काजरी, काजरी कहाँ पर है, जोधपुर में, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। काजरी वाला आपके एक ही क्वेश्चन याद रखना है, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछते हैं। और इसके अलावा इसमें और देखो तो इसका ईयर भी देख लेना हल्का सा, 1959, क्या दोस्तों, 1959, ठीक है। जब बात है इसमें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में एक आधा इंस्टीट्यूट आप देखो, एनआरसी, एनआरसी पोमग्रेनेट, ठीक है, एनआरसी पोमग्रेनेट, एनआरसी अनार, एनआरसी पोमग्रेनेट कहाँ पर है दोस्तों, तो ये अपने पास में सोलापुर, हाँ दोस्तों, सोलापुर। और वो सिट्रस वाला कहाँ पर है, सिट्रस का, तो वो कहाँ पर है दोस्तों, नागपुर, कहाँ पर है, नागपुर, ठीक है। इसके अलावा आप देखो करनाल में, तो करनाल तो तगड़ा एग्रीकल्चर का हब है दोस्तों, ठीक है। कितने इंस्टीट्यूट यहाँ पर, 4, कितने दोस्तों, 4। देखो सबसे पहला कौन सा है, तो सबसे पहले को अपन बोलते हैं NDRI, NDRI। दूसरा कौन सा है इसमें, NBAGR, क्या दोस्तों, NBAGR। उसके अलावा आगे कौन सा और, तो वो आगे आपके सामने सेंट्रल सोयल सेलेनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, वापस बोलो, सेंट्रल सोयल सेलेनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक। और सबसे लास्ट में, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ व्हीट एंड बार्ले रिसर्च, वापस बोलो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ व्हीट एंड बार्ले रिसर्च। ये चारों इंस्टीट्यूट का है दोस्तों, करनाल हरियाणा, करनाल हरियाणा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। करनाल एग्रीकल्चर का जबरदस्त हब है, और आने वाले समय में करनाल हमेशा आगे ही बढ़ेगा, ठीक है। फिर बात रही किसकी, कटक, कटक कहाँ पड़ता दोस्तों, उड़ीसा में। और वहाँ इंस्टीट्यूट कौन सा अपने पास में बोलो, केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान, ठीक है, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। चलो बढ़ो आगे इसमें, केंद्रीय एक मार्ग प्रयोगशाला कहाँ स्थित है, केंद्रीय एक मार्ग प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है, नागपुर में, देहरादून, जोधपुर, या फिर इसमें भोपाल। भोपाल का जब नाम आता है तो सीधा इंस्टीट्यूट का आपको नाम याद होना चाहिए, एक तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोयल साइंस, कौन दोस्तों, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोयल साइंसेज, ठीक। उसके अलावा
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोयल साइंस। उसके अलावा एक इंस्टीट्यूट और है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। कौन बोलो? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग। ये दो इंस्टीट्यूट आपको मेनली ध्यान रखना है इसमें, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग और ऊपर वाला कौन दोस्तों? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सोयल साइंस। ठीक। जोधपुर, जोधपुर अभी अपन ने बात की थी। काजरी, क्या दोस्तों? काजरी, काजरी का विशेष ध्यान रखो आप। कौन दोस्तों? काजरी। ठीक है, काजरी कहाँ पर है? जोधपुर में। इधर कौन है इसमें? देहरादून। देहरादून में कौन सा इंस्टीट्यूट है? वाटर कंजर्वेशन का। ठीक है, वाटर कंजर्वेशन एंड ट्रेनिंग, वाटर कंजर्वेशन एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, वाटर कंजर्वेशन एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है, इसके अलावा कौन है? नागपुर। तो नागपुर की तो अपन अभी बात की थी जस्ट लास्ट में, कोई दिक्कत ही नहीं थी अपने पास। नागपुर में मेनली अपना इंस्टीट्यूट कौन सा दोस्तों? सिट्रस का। किसका दोस्तों? सिट्रस का। ठीक है, आपको लग रहा होगा एक मार्क भी कहाँ पर है? नागपुर। हाँ बिल्कुल, एक टाइम था और वो टाइम था 1937। 1937 उस टाइम जो एक मार्क है, एक मार्क कहाँ हुआ करता था दोस्तों? तो वो हुआ करता था अपने नागपुर महाराष्ट्र, नागपुर महाराष्ट्र। लेकिन वो अब नागपुर में नहीं है, तो ये अब कहाँ आ गया आपके दोस्तों? तो ये आपके कहाँ पर आ गया? अभी अभी आ गया फरीदाबाद। कहाँ दोस्तों? फरीदाबाद आ गया। ठीक है ना, फरीदाबाद कहाँ पर आ गया? फरीदाबाद। और फरीदाबाद कहाँ दोस्तों? हरियाणा। फरीदाबाद हरियाणा। करंट टाइम में, वर्तमान समय में आपके ये एक मार्क यहाँ पे ट्रांसफर हो गया है। ठीक है ना, यस। उसके बाद में बढ़ो अपन आगे। केंद्रीय एक मार्क प्रयोगशाला, ये सेम रिपीट हो गया, पहले नागपुर था, अभी कहाँ पर आ गया दोस्तों? फरीदाबाद। स्थापना कब हुई थी? 1937, 1937 में। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। उसके अलावा कुछ इंस्टीट्यूट और है, अपन और बात करते हैं उसमें। इंस्टीट्यूट से हमेशा 1 से 2 क्वेश्चन आते आते हैं आपके एग्जाम में। जैसे अपन मेनली एमपी में बात करें तो पहला आ गया इसमें भोपाल। कौन दोस्तों? भोपाल। और भोपाल में अपन ने देखे थे इसमें दो इंस्टीट्यूट मेनली, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस और उसके बारे में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। ठीक, और कौन सा एमपी में? ठीक है, मोटे मोटे यही इंस्टीट्यूट है। उसके अलावा हल्का सा यूपी की तरफ जाओ, यूपी में कहाँ जाओ? वाराणसी। IIVR। कौन दोस्तों? IIVR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च। वापस बोलो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च। ये कहाँ पर है? वाराणसी। कहाँ पर दोस्तों? वाराणसी में। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट अपन बढ़े तो इसमें लखनऊ। लखनऊ में कौन सा है? इंडियन शुगर कैन रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन शुगर कैन रिसर्च इंस्टीट्यूट। और कौन सा है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर। जब बात ही कर रहे हैं अपन सब ट्रॉपिकल की, तो एक दो की और बात कर लेते हैं। CIAH बीकानेर। ठीक है, और कौन इसमें? CITH, तो ये कहाँ पर इसमें? श्रीनगर। कहाँ दोस्तों? श्रीनगर में आपके पास। इसका मीनिंग क्या था? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, उसका क्या हो जाएगा? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर। और नीचे कौन आ जाएगा? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर। कौन दोस्तों? टेम्परेट हॉर्टिकल्चर। ठीक है, फिर अपन बात करें इसमें आगे और, तो और इसमें इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट में IIHR, IIHR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चरल रिसर्च। वापस बोलो दोस्तों, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चरल रिसर्च। ये कहाँ पर है? हैसरगट्टा बेंगलोर। का दोस्तों? हैसरगट्टा बेंगलोर। ठीक, उसके अलावा NDRI, NDDB, दोनों का वेरी इंपॉर्टेंट है। करनाल हरियाणा बना कब था? 1955, 1955। ठीक है, ये कब है? आनंद गुजरात कब बना था? इसके जस्ट 10 साल बाद 1965, 1965। ठीक है, उसके अलावा IVRI, इंडियन वेटेनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। बोलो जोर से, इंडियन वेटेनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन वेटेनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कहाँ पर है दोस्तों? इज्जत नगर बरेली यूपी, इज्जत नगर बरेली यूपी। 1889,
का दोस्तों 1889, ठीक है, 1889, ठीक। इसके अलावा CARE, सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ये कब बना था आपके पास में, तो ये बना था दोस्तों 1979, 1979, ठीक है, ध्यान रखना बहुत अच्छे से, ठीक। उसके अलावा यहाँ से आगे बढ़े, यहाँ से आगे बढ़े तो अपन देखते हैं इसमें अपने पास और कौन सा इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है जो अपन को पता रहा। एक राजस्थान के एक दो इंस्टीट्यूट और देख लो इसमें, CSWRI, कौन सा दोस्तों, CSWRI, सेंट्रल सीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट, कहाँ पर स्थित है, अविका नगर मालूपुरा टोक, कहाँ पर दोस्तों, अविका नगर मालूपुरा टोक। ये मेजर मेजर इंस्टीट्यूट है, इसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं अपन। अमरबेल के प्रति पौधा बीज उत्पादन क्षमता होती है। अमरबेल क्या दोस्तों, एक खरपतवार है, क्या है, खरपतवार, और ये बात आपको बहुत अच्छे से पता है, खरपतवारों में बीज उत्पादन क्षमता क्या होती है, अधिक होती है, बीज उत्पादन क्षमता क्या होती है, अधिक, एज कम्पेयर टू क्रॉप, एज कम्पेयर टू क्रॉप, ठीक है। कुछ विशेषता होती है खरपतवारों की, जैसे अधिक बीज उत्पादन क्षमता, गहरी जड़ें, अधिक अंकुरण प्रतिशत, ठीक है, सुषुप्त अवस्था पाई जाती है उनके बीजों में, हजारों लाखों साल तक उनके बीज मृदा में पड़े रहते हैं, और जब चाहो तब उसके या फेवरेबल कंडीशन आती है तब उनका क्या हो जाता है, अंकुरण, क्या हो जाता है दोस्तों, अंकुरण, ठीक। आगे बढ़े अपन। तो देखो इसमें अमर बेल का कितना होता है, 5,000, ये तो गाजर घास का है, 10,000, 16,000, 72,000, 72,000 किसका, बथुआ, किसका दोस्तों, बथुआ, बथुआ में पर पौधा बीज उत्पादन कितना है इसमें, 72,000, लेकिन अमर बेल का कितना दोस्तों, 16,000। स्ट्राइकर का 0.5 CR, कितना दोस्तों, 0.5 CR। और एक इंपॉर्टेंट जंगली चौलाई, कौन दोस्तों, जंगली चौलाई, जंगली चौलाई में इसमें आप देखना 1,96,000, 1,96,000 इसमें बीज उत्पादन क्षमता होती है, ठीक। ये जो खरपतवार होते हैं इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सभी को आपको पता भी है कि फादर ऑफ वीड कौन है दोस्तों, जेंथ्रोटोल, कौन है इसमें, जेंथ्रोटोल, ठीक है। दूसरी बात आपको इसमें ध्यान रखनी है, और किसके ये फादर है, टिलेस, किसके फादर है दोस्तों, टिलेस के, ठीक है, वीड के भी और टिलेस के। उन्होंने एक बुक लिखी थी, उनका नाम था हॉर्स होइंग हस्बेंड्री, क्या नाम था दोस्तों, हॉर्स होइंग हस्बेंड्री, ठीक है। हॉर्स होइंग हस्बेंड्री इनके बुक का नाम है, ठीक है, यस। आगे बढ़े अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके सामने। निम्न में से माइको हर्बिसाइड कौन सा है, माइको हर्बिसाइड, या इसको अपन बोलते हैं जैविक खरपतवारनाशी, क्या बोलते हैं दोस्तों, जैविक खरपतवारनाशी, माइको हर्बिसाइड। हल्का सा मीनिंग है इसमें ध्यान देना, कि जो अपने पास माइको हर्बिसाइड होता है उसको क्या होता है, सूक्ष्म जीवों का तरल संवर्धित माध्यम होता है, वो क्या होता है दोस्तों, सूक्ष्म जीवों का तरल संवर्धित माध्यम, सूक्ष्म जीवों का तरल संवर्धित माध्यम होता है, और जो किसका नियंत्रण करता है, खरपतवारों का, किसका दोस्तों, खरपतवारों का नियंत्रण करता है, ठीक है। उसके अलावा ये जो खरपतवार नियंत्रण करेगा उसी को अपन क्या बोलते हैं, जैविक खरपतवार नियंत्रण, क्या बोलते हैं दोस्तों, जैविक खरपतवार नियंत्रण, इसको अपन बोलते हैं जैविक खरपतवार नियंत्रण, ठीक है। इसके अलावा आपको इसमें बात ध्यान देनी, अब इसके उदाहरण, क्या दोस्तों, उदाहरण, यह सबसे पहला माइको हर्बिसाइड कौन था, तो जो सबसे पहला माइको हर्बिसाइड था उसको अपन बोलते हैं डिवाइन, क्या बोलते हैं दोस्तों, डिवाइन, दुनिया का सबसे पहला माइको हर्बिसाइड, ठीक है, फर्स्ट माइको हर्बिसाइड, फर्स्ट माइको हर्बिसाइड कौन था दोस्तों, डिवाइन, कौन था इसमें, डिवाइन, ठीक है ना, यस। इसके अलावा इसमें आप ध्यान देना जो डिवाइन है कौन है दोस्तों, डिवाइन, डिवाइन में आपको एक ही बात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तरीके से ध्यान रखनी है, कि इसका प्रयोग अपन मुख्यतः किसमें करते हैं, सिट्रस फ्रूट में,
ठीक है, किसमें करते हैं इसका प्रयोग अपन मुख्यतः सिट्रस फ्रूट में। इसके अलावा एग्जाम्पल कौन होते हैं माइकोर्बिसाइड के, तो वो आ गया आपके पास कोलेगो, कौन दोस्तों, कोलेगो, और कौन इसमें, लुबुआ सेकंड, लुबुआ सेकंड, ठीक है, डिवाइन, कोलेगो, लुबुआ सेकंड। और इसके अलावा कौन होता है अपने आपके सामने, कोलेगो बायोपोलारिस, बायोपोलारिस, कौन दोस्तों, बायोपोलारिस। तो ये सभी कुछ एग्जाम्पल है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़े अपन, आप इसको चाहो तो नोट कर लो और फिर अपन बढ़ते हैं इसमें आगे। ठीक है, आगे बढ़े अपन। नेक्स्ट है आपके सामने, जिन खरपतवारों को नष्ट करना कठिन होता है उन्हें कहते हैं अनिष्टकारी खरपतवार, रेगिस्तानी खरपतवार, नकलची खरपतवार, या उसको बोलो निरपेक्ष खरपतवार। निरपेक्ष खरपतवार क्या होते हैं, निर मतलब क्या होता है दोस्तों, नहीं, निर मीन्स क्या होता है इसमें, नहीं, मतलब ऐसे खरपतवार जिनका कोई पक्ष नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते, क्योंकि वो सदैव अपन को क्या पहुंचाते हैं, हानि पहुंचाते हैं। क्या पहुंचाते हैं दोस्तों, अपन को सदैव हानि पहुंचाते, इसलिए उनका अपन पक्ष नहीं लेते। ठीक, दूसरी बात में आप विशेष तरीके से ध्यान रखना, जो निरपेक्ष खरपतवार है उसका बेस्ट एग्जाम्पल कौन आएगा आपके सामने, गाजर घास, कौन दोस्तों, गाजर घास। ठीक है, और कौन आएगा इसमें, तो वो आ जाएगा आपके सामने मोथा, गाजर घास और मोथा। ठीक है, गाजर घास और मोथा। ठीक है ना, हम इससे क्या पहुंचाते हैं, इसमें हानि पहुंचाते हैं। नकलची जो क्या करते हैं दोस्तों, नकल करते हैं, क्या करते हैं इसमें, नकल करते हैं। और नकल किसकी करते हैं इसमें दोस्तों, बाह्य आकारी की, नकल किसकी करते हैं, बाह्य आकारी की। ठीक है, बाह्य आकारी की क्या करते हैं दोस्तों, नकल करते हैं। ठीक, उसके अलावा आपको इसमें ध्यान देना है, वेरी वेरी इसमें इंपॉर्टेंट बात है आपके सामने, नकल से खरपतवारों के कुछ उदाहरण है, जैसे गेहूं, गेहूं के साथ कौन आएगा दोस्तों, गेहूं सा, गेहूं के साथ कौन आएगा इसमें, गेहूं सा। ठीक है, तो ये किसका बेस्ट एग्जांपल है दोस्तों, नकलची खरपतवार, इसका दोस्तों, नकलची खरपतवार। ठीक है, गेहूं सा को अपन कई सारे नामों से जैसे जाना जाता है। सबसे फर्स्ट अपन बात करें फेलेरिस माइनर, कौन दोस्तों, फेलेरिस माइनर। ठीक, उसके अलावा अपन बात करें इसमें, तो इसका एक नाम और आ सकता है आपके सामने, इसको अपन बोलते हैं गुल्ली डंडा, गुल्ली डंडा। उसके अलावा अपन बात करें
तो अपने पास एक दो नाम और इसके निकलेंगे आएंगे। इसको अपन बोलते हैं कैनारी घास, ठीक है। और किस नाम से जानते हैं इसको, तो वो अपन बोलते हैं इसको गेहूं का मामा। गेहूं का मामा क्या बोलते हैं दोस्तों, गेहूं का मामा। ये अपने बात होगी नकल से खरपतवार की, जो बाह्य आकार में समानता रखते हैं, मतलब बाहर से देखने में एक समान होते हैं। रेगिस्तानी खरपतवार जो मुख्यतः रेगिस्तान वाले एरिया में उगते हैं, और उनके तने पर मुख्यतः क्या पाए जाते हैं, कांटे। और उनकी पत्तियों की संख्या भी कम होती है, 2 से 4 लीफ उसको मुख्यतः प्रेजेंट होती है। और उसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है इसका नागफनी। क्या दोस्तों, नागफनी इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल माना जाता है, नागफनी। ठीक, ऊपर कौन है इसमें, अनिष्टकारी। अनिष्टकारी को अपन इंग्लिश बोलते हैं इसको नॉक्सियस वीड। क्या बोलते हैं इसको, नॉक्सियस वीड। क्या दोस्तों, नॉक्सियस वीड। नॉक्सियस मतलब ऐसे खरपतवार जिसको नियंत्रण करना कठिन होता है। और ये आपके जेट के एग्जाम में आ रखा, जेट 2021, जेट 2021 ध्यान रखना इस पे। तो इसका उदाहरण अपने पास कौन है, मोथा। नॉक्सियस वीड का उदाहरण कौन है दोस्तों, मोथा। ऐसा खरपतवार जिसका नियंत्रण करना है क्या दोस्तों, कठिन है अपने सामने। तो इसको अपन मोथा की, मोथा इसमें आ जाएगा, ठीक है। फिर है इसमें खरपतवारों का राजा कहा जाता है, खरपतवारों का राजा कहा जाता है लेंटाना कैमरा। ये तो सबसे फर्स्ट विदेशी खरपतवार जो अपने भारत में आया था सन 1809 में, ऑस्ट्रेलिया में एक सजावटी पौधे के रूप में आया था। और ये वही सबसे फर्स्ट वीड है जिसको बायोलॉजिकली इसको कंट्रोल किया गया। और इसके कंट्रोल के लिए अपन काम लेते हैं क्रोसिडोसेमा लेंटाना। क्या दोस्तों, क्रोसिडोसेमा लेंटाना, ठीक है। फिर कौन है इसमें, गाजर घास। गाजर घास को इसको अपन खरपतवारों का राजा कहते हैं, इसको कांग्रेस घास भी, या इसका साइंटिफिक नाम होता है पार्थिनियम हिस्टेरोफोरस, पार्थिनियम हिस्टेरोफोरस, ठीक। उसके अलावा गाजर घास का कुल कंपोजिटी, इधर अपन जलकुंभी, वाटराइसिन, या इसको बोलते हैं बंगाल का अंतक, आइकोर्निया क्रेसिपस, आइकोर्निया क्रेसिपस। मोथा, मोथा आप जानती हो इसमें। इसका उदाहरण था अभी दोस्तों नॉक्सियस का, इसका नॉक्सियस का साइप्रस रोटेंडस, साइप्रस रोटेंडस। चलो आगे बढ़ो इसमें। इसका उदाहरण कौन होगा खरपतवार राजा, तो वो राजा दोस्तों गाजर घास, या उसको बोलते हो कैरेट ग्रास, ठीक। गाजर घास को भी अपन जैविक रूप से कंट्रोल करते हैं। क्या दोस्तों, गाजर घास को भी अपन जैविक रूप से कंट्रोल करते हैं। और इसके लिए अपन कैसे याद रखते हैं उसको, गजब, ठीक है। गाजर घास कैसी होती है दोस्तों, गजब की, जाइगोग्रामा बाइकोलराटा। जाइगोग्रामा बाइकोलराटा, ठीक है। ये जैविक कीट है जो जैविक रूप से गाजर घास को क्या करता है दोस्तों, नियंत्रित करता है इसको। उसके बाद में सामान्यतः खरपतवार होते हैं C3 प्रकार के, C4 प्रकार के, या फिर इसमें कैम प्रकार के। क्या दोस्तों, कैम प्रकार के। इधर कौन है इसमें, C2 प्रकार के। तो खरपतवार सामान्यतः क्या होते हैं दोस्तों, C4 परिवार के, ठीक। कुछ फसलें भी अपने पास जिसको अपन बोलते हैं C4 क्रॉप्स, जिसमें क्रेंज एनाटोमी प्रेजेंट होती है, ठीक है। कौन कौन सी होती है दोस्तों, सबसे फर्स्ट है आपके साथ मक्का, मक्का, ज्वार, बाजरा, और कौन दोस्तों, गन्ना। मक्का, ज्वार, बाजरा, गन्ना, ये सभी किस में आते हैं, C4 क्रॉप्स में। किसमें दोस्तों, C4 क्रॉप्स में आते हैं अपने पास, ठीक है। नेक्स्ट, फसलों में होने वाले कुल नुकसान में खरपतवारों का भागीदारी है। इसका आंसर क्या था लास्ट वाले का, तो वो तो C4 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है, फसलों में होने वाले कुल नुकसान में खरपतवारों की भागीदारी कितनी है। फसलों को जो भी कोई भी नुकसान पहुंचा था उसको अपन बोलते हैं पीड़कनाशी, ठीक है। चाहे इसमें मनुष्य हो, चाहे इसमें पशु हो, रोग हो, कीट हो, जो भी उसको नुकसान पहुंचा था उसको अपन बोलते हैं पीड़क। क्या बोलते हैं दोस्तों, पीड़क। या उसको अपन इंग्लिश बोलते हैं पेस्ट। क्या बोलते हैं उसको, पेस्ट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों, पेस्ट, ठीक। अब देखना ये जो पीड़क है या जो पेस्ट है, इसको कौन कौन इस कैटेगरी में आते हैं। तो इस कैटेगरी में सबसे पहले कौन आएगा, पहले अपने पास आ गया खरपतवार, ठीक है। उसके बाद कौन दोस्तों, कीट, नेक्स्ट रोग, और लास्ट में अन्य कारक, अन्य कारक, ठीक है। यस, ये तो हो गए सब पीड़क। अब कितने प्रतिशत लॉस होता, तो खरपतवार से लॉस होता 33%। कितना दोस्तों, 33%। कीटों से कितना होता, 26। रोगों से कितना, 20%। और इस अन्य कारक से कितना दोस्तों, 21%। कितना दोस्तों, 21%। तो सर्वाधिक नुकसान किससे हुआ, खरपतवार से, ठीक है। खरपतवार में भी एक अपने पास क्रॉप होती है जिसको अपन बोलते हैं DSR। क्या बोलते हैं दोस्तों,
DSR डायरेक्ट सीडेड राइस, सीधी बोई वाला चावल, सीधी बोई वाला चावल, इसमें सर्वाधिक नुकसान होता है 18 से 85%, 18 से 85% तक इसमें अपने नुकसान होता है। ठीक, आगे बढ़े अपन। इसका आंसर कौन हो जाएगा? तो इसका आंसर अपने पास कौन हो जाएगा? फसलों में होने वाले कुल नुकसान में खरपतवारों की भागीदारी है। तो कितना दोस्तों? 33, 20, 5 और 30। खरपतवारों योगदान कितना दोस्तों? 33%। कितना आपके इसमें? 33%। ठीक है, नेक्स्ट है गेहूं में रस्ट डिजीज कौन से फंगस से होता है? गेहूं जब काटते हैं तो जोर आता काटने में, सीधी सी बात है। तो उसके लिए अपन बीच में क्या लेते हैं? रेस्ट लेते हैं। क्या लेते हैं दोस्तों? बीच में रेस्ट लेते हैं। रेस्ट से कौन आ गया? रस्ट डिजीज। कौन आ गया इसमें? रस्ट डिजीज। ठीक, तो आप देखो इसमें पक्सिनिया रिकोंडिटा, पक्सिनिया स्ट्राइफॉर्मिस, या पक्सिनिया ग्रेविनिस ट्रिटिसाई, या नेवोसिया इंडिका। नेवोसिया इंडिका देखते हैं। देखो नेवोसिया इंडिका, या उसको अपन बोल दो टिलेटिया इंडिका। क्या बोलते हो दोस्तों? टिलेटिया इंडिका, नेवोसिया इंडिका, या इसको बोल दो टिलेटिया इंडिका। इससे कौन सा होता है? तो वो रोग होता है, उसका नाम क्या अपने पास? करनाल बंट। इसको अपन गेहूं का कैंसर बोलते हैं। गेहूं का क्या बोलते हैं इसको? कैंसर। करनाल बंट। कौन सा दोस्तों? करनाल बंट। इसको गेहूं का कैंसर के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में पक्सिनिया ग्रेविनिस ट्रिटिसाई, पक्सिनिया ग्रेविनिस ट्रिटिसाई। तो पक्सिनिया ग्रेविनिस ट्रिटिसाई है, इससे क्या होता है? तो इससे होता है काली रोली। क्या दोस्तों? काली रोली। इससे होता है अपने पास ब्लैक रस्ट, काली रोली, ब्लैक रस्ट। कौन सा दोस्तों? ब्लैक रस्ट। ठीक है, पक्सिनिया स्ट्राइफॉर्मिस, इससे होता है आपके पास पीली रोली, जिसको अपन बोलते हैं येलो रस्ट। क्या दोस्तों? येलो रस्ट। पक्सिनिया रिकोंडिटा, तो इससे होती है भूरी, इसको अपन बोलते हैं ब्राउन रस्ट। क्या दोस्तों? ब्राउन रस्ट। ठीक है, देखो इसमें बैक साइड में जाके कि गेहूं के और कौन कौन से रोग होते हैं इसमें। तो गेहूं के और कौन कौन से रोग होते हैं दोस्तों? सबसे फर्स्ट अपन बात करें रोली रोग। ठीक है, दूसरी अपन बात करें इस पे, तो वो होता है आपके सामने करनाल बंट। ठीक है, और इसके अलावा अपन बात करें टुंडू रोग, या उससे पहले ले लो ईयर कोकल। ठीक है, और उसके बारे में सबसे लास्ट में अपने पास बात आती है, तो उसको अपन क्या बोल देते हैं? उसको अपन बोलते हैं टुंडू रोग। कौन दोस्तों? टुंडू रोग। ठीक, अब देखो इसमें रस्ट डिजीज। क्या दोस्तों? रस्ट डिजीज। ठीक, अब तुम देखना इसमें जो रोली रोग है, जो रस्ट डिजीज है, उसमें अपन को क्या बात देखने को मिलेगी? सबसे इंपॉर्टेंट बात, रस्ट कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। गेहूं में रस्ट कितने प्रकार की? 3। पहली कौन सी? काली, भूरी, और कौन दोस्तों? पीली। काली, भूरी और पीली, 3 प्रकार की। सफेद रोली होती है, वो सरसों में होती है, और रेड रस्ट होती है, जो अपने चाय या फिर बोल दो कॉफी में होती है। ठीक है, 3 प्रकार की। कितने दोस्तों? 3 प्रकार। करनाल बंट, नेवोसिया इंडिका, नेवोसिया इंडिका। ठीक, नेवोसिया इंडिका के बाद में कभी आपको ये ऑप्शन नहीं मिले, तो इसको बोल दो आप टिलेटिया इंडिका। टिलेटिया इंडिका। क्या बोलते हो इसमें? टिलेटिया इंडिका। ठीक, उसके अलावा आप इसमें ध्यान देना, उसके अलावा आप इसमें ध्यान देना, जो अपने पास करनाल बंट है, इसमें क्या? सड़ी हुई मछली के समान, रोटन फिश स्मेल।
सड़ी हुई मछली के समान क्या आती है दोस्तों, दुर्गंध आती है इसमें, ठीक है, रोटन फिश। और वो किसके कारण, ट्राई मिथाइल एमाइन, इसके कारण दोस्तों ट्राई मिथाइल एमाइन के कारण आती है इसमें, ट्राई मिथाइल एमाइन, ट्राई मिथाइल एमाइन के कारण आती है, ठीक है, ध्यान रखना अच्छे से। चलो आगे बढ़ते हैं अपन इसमें। उसके अलावा एक दो बातें और अपन देख सकते हैं। ये जो आपके इसमें रोली रोग है, कौन दोस्तों, रोली रोग है, इसके जनक कौन थे, तो उसके थे अपने पास केसी मेहता। इंडिया में इसके फादर कौन थे, केसी मेहता। और ये कहाँ के रहने वाले थे मेहता जी, तो मेहता जी रहने वाले थे कानपुर से। कहाँ दोस्तों, कानपुर से। एक और जीन था, और उस जीन का नाम क्या दोस्तों, UG99, UG99। और ये जीन कहाँ से लाया गया, तो ये जीन लाया गया दोस्तों कहाँ से, युगांडा से। कहाँ से, युगांडा से। और ये रोली रोग के प्रति क्या था दोस्तों, प्रतिरोधी। एक थी लर्मारोजो वेराइटी, वेराइटी क्या नाम था, लर्मारोजो। और वो वेराइटी अपने पास क्या दोस्तों, तीनों रोली के रोग के प्रति क्या थी, प्रतिरोधी थी। ठीक, ईयर कोगल सूत्रकृमि से होता है। टुंडू रोग में बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि सूत्रकृमि प्लस जीवाणु दोनों से होता है, ठीक है। एक कौन दोस्तों, सूत्रकृमि, और दूसरा कौन दोस्तों, जीवाणु। ये रोग दोनों से होता है, ठीक है। सूत्रकृमि में देखना है इसमें नाम क्या है, इसमें एग्विना ट्रिटिसाई। क्या दोस्तों, एग्विना ट्रिटिसाई। ठीक है। और इधर देखना क्लेवीबैक्टर। क्या दोस्तों, क्लेवीबैक्टर। इधर एग्विना ट्रिटिसाई और इधर कौन आएगा इसमें, क्लेवीबैक्टर, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात है, सभी को ध्यान रखना है, ठीक। उसके अलावा नेक्स्ट टुंडू रोग में इसको याद कैसे करोगे, सी से कौन आएगा, क्लेवीबैक्टर, ए से एग्विना, और टी से ट्रिटिसाई। तो क्लेवीबैक्टर, एग्विना, ट्रिटिसाई। कैट, क्या बोलो, कैट। कैट कैसे भागती है, टेढ़ी मेढ़ी। तो इसमें पुष्पक्रम क्या हो जाता है, गेहूं का टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, ठीक है। ये बढ़ते हैं अपन आगे नेक्स्ट। गेहूं का अनावर्त कंडवा, लूज स्मट किस प्रकार का रोग है, ठीक है। गेहूं में लगता है इसमें अनावर्त कंडवा, लूज स्मट, ठीक है। ज्वार में लगता है इसमें कवड़ स्मट। तो इसको कंडवे को एक साथ ही देख लो आप, ठीक है। बार बार इसको अपने नहीं ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सबसे पहले इतना ही देख लो बस, रोग कौन से बात कर रहे हैं अपन इसमें, कंडवा रोग, कंडवा रोग। इसको अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्मट डिजीज। इंग्लिश में क्या दोस्तों, स्मट डिजीज, कंडवा रोग, या इसको अपन बोलते हैं स्मट डिजीज, ठीक। आप इसमें वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान देना, ये जो आपने कंडवा रोग है, ये कितने प्रकार का, दो प्रकार का। सबसे पहला कवड़ स्मट, और उसके बाद में लूज स्मट, कवड़ स्मट एंड लूज स्मट, ठीक। आप देखो इसमें हिंदी में इसको क्या बोलते हैं अपन, आवर्त कंडवा, क्या बोलते हैं दोस्तों, आवर्त कंडवा। और इसको अपन क्या बोलते हैं, अनावर्त कंडवा, क्या बोलते हैं दोस्तों, अनावर्त कंडवा। दो बात आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है, ठीक है। फिर अपने पास जाएंगे इधर, तो एक ही बात का ध्यान देना है, कोई भी चीज कवर्ड है, जैसे अपन स्टूडियो में खड़े हैं, स्टूडियो पूरा कवर्ड है, तो कोई भी बाहर से पैथोजन आएगा वो कहाँ रहेगा, स्टूडियो के बाहर, एक्सटर्नली। कहाँ रहेगा दोस्तों, एक्सटर्नली। और कोई भी चीज बिल्कुल लूज है, पूरा स्टूडियो खुला है, तो वो कहाँ आएगा, अंदर। कहाँ आएगा दोस्तों, अंदर। ये मान लो आपके पास में क्या है दोस्तों, रिमोट है बोर्ड का। इस रिमोट के ऊपर पूरा क्या कर रखा है अपने, लेमिनेशन कर रखा है। तो यदि इस पे लेमिनेशन कर रखा है, तो कोई भी इस पे डस्ट का पार्टिकल होगा वो कहाँ रहेगा, बाहर रहेगा। कवर्ड होगा तो क्या रहेगा, इसमें उनके बाहर रहेगा, मतलब एक्सटर्नली रहेगा। और अगर लूज होगा, मतलब ये या बटन के पास इसमें जगह वगैरह है, तो वो क्या होगा दोस्तों, इंटरनली, मतलब अंदर रहेंगे उसकी। तो सीधी सी बात है, कोई भी मटेरियल जब क्या होगा दोस्तों, कवर्ड होगा, तो वो क्या होगा दोस्तों, एक्सटर्नली, ठीक है, एक्सटर्नली।
एक्सटर्नली सीड बॉर्न डिजीज, और ये कैसे, ये एक्सटर्नल, ये कैसा हो गया इंटरनली, इंटरनली सीड बॉर्न डिजीज। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट बात है, दोनों अच्छे से याद रखना तुम इसमें। आगे बढ़े क्या? यस। हरित क्रांति के अंतर्गत निम्न में से किस फसल पर विशेष ध्यान दिया गया? ठीक है, ग्रीन रिवोल्यूशन की बात हो रही है तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, दो फसलें, फर्स्ट वन आपके इसमें गेहूं, और सेकंड वन कौन था दोस्तों आपके इसमें? चावल, या उसको बोलते अपन धान, चावल या धान। ठीक है, कभी दोनों में से एक को सिलेक्ट करना पड़े तो सबसे ज्यादा आपको प्रायोरिटी किसको देनी है दोस्तों? तो वो प्रायोरिटी देनी है आपको गेहूं को, इसको देनी है गेहूं को। ठीक, उसके अलावा गेहूं में कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जीन काम में लिया, उस जीन का नाम है नोरिन 10। क्या दोस्तों? नोरिन 10। इस जीन की हेल्प से खूब सारी लॉजिंग रेजिस्टेंस वैरायटी वगैरह बनाई गई थी, उसका नाम था नोरिन 10। इसमें कौन सा था? डीजी वूजेन, डीजी वूजेन। ठीक है, यस। अब तुम इसमें देखना कौन से राज्य थे जहाँ स्पेशल इसका काम में लिया। फर्स्ट वन आपके इसमें पंजाब, और कौन दोस्तों इसमें? हरियाणा। इन राज्यों में इसका विशेष इफेक्ट था, बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड का उपयोग किया गया, उसी का परिणाम था कि अभी पंजाब में वगैरह कैंसर की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। ठीक, दूसरा कारण इसमें देखो, जो अपने ग्रीन रिवोल्यूशन चल रही थी उसमें एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल फैक्टर किया था, उसका नाम है हाई इल्डिंग वेराइटी प्रोग्राम, हाई इल्डिंग वेराइटी प्रोग्राम। और ये इसमें कब स्टार्ट हुआ? 1966 और 1967 ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, उसमें अधिक उपज देने वाली वैरायटी को रिलीज किया गया था। उनका ग्रीन रिवोल्यूशन में अच्छा योगदान था। अब ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि भाई हरित क्रांति के भारत में जाने कौन? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। और विश्व में कौन? डॉक्टर एनी बोरलो। कब आई थी? 1966। और एक वैज्ञानिक था जिसने ग्रीन रिवोल्यूशन नाम दिया था, डॉक्टर विलियम गॉड, डॉक्टर विलियम गॉड। ठीक है दोस्तों, यस। हल्का सा आगे बढ़ते हैं अपन। तो एक पूछा था अपने, इसमें क्या ऑप्शन करेंगे अपन? गेहूं। क्या करेंगे दोस्तों? गेहूं। नेक्स्ट है, धान उगाने की डेपोक विधि कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो आपको देखना है डेपोक विधि कहाँ से, फिलीपींस, इंडोनेशिया, चाइना, या इसमें भारत। IRRI इरी, या इसको अपन प्यार से क्या बोलते हैं दोस्तों? इरी, IRRI मनीला फिलीपींस, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कहाँ पर है दोस्तों? तो ये है आपके पास में, कहा इसमें? मनीला फिलीपींस। और मनीला में भी एक जगह है, उसका नाम है लॉस बेनोस। क्या नाम है दोस्तों? लॉस बेनोस। ठीक है, लॉस बेनोस नामक जगह पर इसको अपन ने क्या किया था, इसकी लोकेशन है, और ये लोकेशन किसके अंदर आता है दोस्तों? फिलीपींस में। और वहां से कौन सी विधि दी? धान उगाने की डेपोक विधि। इस डेपोक विधि को अपन क्या बोलते हैं? मैट टाइप नर्सरी। क्या बोलते हैं दोस्तों? मैट टाइप नर्सरी। क्यों बोलते हैं उसको, अभी देखते हैं अपन इसमें। डेपोक विधि, सबसे पहले तो आपको इसमें दो बातें ध्यान रखनी है हमेशा। एक तो इसका एरिया, और दूसरा इसमें कितना टाइम चाहिए आपको ट्रांसप्लांटिंग में। एरिया की अपन बात करें तो तीन विधियां इसमें काम में लेते हैं, SRI, डेपोग, एंड पुरानी। कौन दोस्तों? पुरानी। पुरानी दो प्रकार की, गिली एंड सूखी। अब इसमें कितने दिन चाहिए बोलो? 10 से 11, इसमें 11 से 13, और इसमें 25 से 30, 25 से 30। ठीक है, इसमें एरिया कितना चाहिए? 100 मीटर स्क्वायर। इधर कितना? 1000 मीटर स्क्वायर। और इधर एरिया कितना चाहिए दोस्तों? 25 से 30 मीटर स्क्वायर। ये इसमें दिन हो गए, और ये उसका हो गया एरिया। ठीक है, दूसरी बात में आपको ध्यान रखना है, इसमें कहाँ से दी गई? इरी, इरी मनीला फिलीपींस से। और सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें आपको कोई सोयल की आवश्यकता नहीं होती। इसको अपन क्या बोलते हैं? मैट टाइप नर्सरी। क्यों बोलते हैं? क्योंकि मैट, इसके जो ये जो पौधा था, इस पौधे की जड़ें, ये पौधे के जड़ें आपस में मिलकर क्या करती है? नीचे से बनाती है। ये कोई मिट्टी के अंदर नहीं होती है, किसी मैट पे, मतलब कोई फर्श पे, कोई प्लास्टिक पे, या कोई चादर पे, उस पे ये जड़ें आपस में जकड़ती है, और क्या उसमें पौधा तैयार हो जाता है। कोई इसमें मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती, जड़ें आपस में जकड़ती, उसी को अपन क्या बोलते हैं? मैट। क्या बोलते हैं दोस्तों? मैट। ठीक है, आपको पूछे कौन सी विधि में सोयल की आवश्यकता नहीं होती? डेपोक। कौन सी दोस्तों? डेपोक विधि। ठीक है, उसके अलावा चलो आज के लिए इतना ही, अपन नेक्स्ट और क्लास में मिलेंगे।
तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी का। ठीक है दोस्तों। यस।